नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सारांश में, जहां हम लाते हैं नॉन फिक्शन किताबों की समरीज़। आज की किताब आज के परिप्रेक्ष्य में काम की कितनी है ये तो पता नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग खूब है। बात करेंगे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हुसैन जैदी द्वारा लिखी किताब डोंगरी टू दुबई, 6 डेकेड्स ऑफ द मुंबई माफिया की। किताब 2012 में पब्लिश हुई थी और करीब 400 पन्नों की है। ये हमें मुंबई के अंडरवर्ल्ड की शुरुआत में ले जाती है, जब ये शहर अभी भी बॉम्बे कहलाता था और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जाल धीरे धीरे फैलना शुरू हो रहा था। किताब बताती है कि कैसे डोंगरी जैसे इलाकों में गरीबी, बेरोज़गारी और समाज की अनदेखी ने एक ऐसी ज़मीन तैयार की जहां अपराधी पनप सकते थे। डोंगरी को मुंबई का माफिया गढ़ माना जाता है। यहीं से कई अपराधियों ने अपने कैरियर की शुरुआत की। जो शहर ग्लैमर और माफिया के लिए मशहूर है, उसकी अपराध गाथा की जड़ें 1950 और 60 के दशक में कैसे पनपीं। इस दौर में मुंबई तेजी से इंडस्ट्रियल सिटी बन रहा था। बाहर से लोग रोज़गार के लिए यहाँ आ रहे थे। बात शुरू होती है हाजी मस्तान की कहानी से, एक तमिल मुस्लिम जो तमिलनाडु से बॉम्बे आया और धीरे धीरे एक गरीब कुली से प्रभावशाली स्मगलर और माफिया डॉन बन गया। हाजी मस्तान ने अपने अपराधों को लेजिटिमेसी की छाया में अंजाम दिया। वो अक्सर सफ़ेद कपड़े पहनता था, बॉलीवुड सितारों के साथ रहता था और एक सेलिब्रिटी डॉन की छवि बनाई थी। 1960 के दशक में बॉम्बे बंदरगाह में स्मगलिंग चरम पर थी। हाजी मस्तान ने स्मगलिंग को ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस मॉडल में बदल दिया। खासकर सोना, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, विदेशी कपड़े की स्मगलिंग। वो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट से जुड़े कुलियों और अधिकारियों को मोटी रिश्वत देकर अपना माल निकलवाता था। उसने बॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माताओं में इन्वेस्ट किया और ख़ुद को फिल्म फाइनेंसर माफिया बनाया। उसने हीरोइन सना के साथ शादी भी की। उसने फिल्मों में भी पैसा लगाया, जैसे आपका इंसाफ और दुश्मन दुनिया का, और अपने जीवन पर फिल्म बनाने की इच्छा भी जताई। मस्तान हमेशा सफ़ेद कपड़ों में दिखता था, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद कार, सफ़ेद चप्पल, ताकि वो एक रॉयल और क्लीन इमेज बना सके, भले ही वो एक क्रिमिनल था। हाजी मस्तान ने शायद ही कभी कोई हथियार उठाया हो, लेकिन उसकी बात और नाम भर से ही लोग कांपते थे। बाद में हाजी मस्तान ने राजनीति में भी कदम रखा और एक पार्टी बनाई, भारतीय लोक सेवा दल। हालांकि ये प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हुआ। हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड को एक नया रूप दिया, जो सिर्फ खून खराबा नहीं बल्कि ताकत, पैसा और पब्लिक इमेज का भी खेल था। किताब में फिर नंबर आता है करीम लाला का। कहानी है पठान गैंग की, जिसका लीडर था करीम लाला। करीम लाला, जो अभी कुली का काम करता था, मुंबई में जुए और सट्टेबाजी में के धंधे में उतरकर धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का सबसे डरावना चेहरा बन गया। करीम लाला का अपराध का मॉडल हाजी मस्तान से बिल्कुल अलग था। जहां मस्तान सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता था, वहीं करीम लाला ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करता था। लाला का गैंग अफ़गानी पठानों से बना था, जो अपनी ताकत, क्रूरता और वफादारी के लिए कुख्यात थे, विख्यात थे, जैसा माने। करीम लाला मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला ऐसा डॉन था जिसने गैंग सिस्टम को सिस्टमैटिक रूप में चलाया। पठान गैंग ने अपनी वायलेंस के लिए कुख्यात था। वसूली, धमकी, लूट और मारपीट इनका मुख्य काम था। लाला ने मदनपुरा, भिंडी बाजार और नागपाड़ा जैसे इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की थी। मुंबई के तमाम बड़े बिजनेसमैन और बार से पैसा वसूलना आम बात थी। उस दौर में कहा जाता था कि अगर मुंबई में कोई धंधा करना है तो करीम लाला को सलाम करना ज़रूरी है। लाला को गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए भी जाना जाता था। वो लोगों के केस खुद ही सुलझा देता था, बिना कोर्ट कचहरी के। इसलिए उसे लोकल लोग बॉम्बे का गॉडफादर भी कहते थे। दिलचस्प बात यह है कि हाजी मस्तान और करीम लाला के बीच शुरू में काफ़ी संघर्ष था, लेकिन बाद में दोनों ने अंडरवर्ल्ड की शांति संधि यानी पीस ट्रीटी की, जिसमें एक दूसरे के इलाकों में दखल ना देने का समझौता हुआ। जहां हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड को ग्लैमर दिया और करीम लाला ने क्रूरता, वहीं वरदराजन ने गली मोहल्लों की सत्ता को
ऑर्गेनाइज किया। वरदराजन तमिलनाडु से आया था और मुंबई की झुग्गियों में रहते हुए धीरे धीरे धारावी और डोंगरी के इलाकों का माफिया किंग बन गया। एक साधारण कुली से अंडरवर्ल्ड का ऐसा सरगना बन गया जिसे लोग वरा भाई कहकर इज्जत और डर से पुकारते थे। वरदराजन मुंबई में वडाला और धारावी की झुग्गियों में रहते हुए गुंडे और गरीबों का मसीहा बन गया। उसका प्रमुख अपराध क्षेत्र था जुआ, शराब की अवैध बिक्री और इलाकाई वसूली। वो तमिलनाडु के त्योहारों जैसे गणेश चतुर्थी और अयप्पा पूजा में भी भारी दान करता था, जिससे उसका सामाजिक प्रभाव गहराता गया। वरदराजन को धारावी और आसपास के लोग भगवान जैसा मानते थे। वह बीमारों की मदद करता, बच्चियों की शादी करवाता और त्योहारों में शानदार आयोजन करता। वरदराजन ने स्थानीय नेताओं और पुलिस अधिकारियों को समय पर पैसा देकर अपने पक्ष में कर लिया था। इससे उसकी सत्ता और पक्की हो गई। धारावी और माटुंगा के बीच एक समय लोग पूरे इलाके को वरदराजन का इलाका कहते थे। उसके गुंडे हर दुकान से हफ्ता वसूलते थे, लेकिन साथ ही गरीबों की मदद भी करते थे। फिर जैसे जैसे दाऊद इब्राहिम की ताकत बढ़ने लगी, वरदराजन की सत्ता में गिरावट आने लगी। आखिरकार पुलिस का दबाव और दाऊद की बढ़ती चालाकी के चलते वरदराजन को मुंबई छोड़नी पड़ी। हाजी मस्तान और करीम लाला और वरदराजन, इन तीनों ने मिलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड की पहली त्रिमूर्ति बनाई, जिनके कंधों पर आगे चलकर फिर दाऊद, छोटा राजन और अबू सलेम जैसे बदमाशों की दुनिया बनी। फिर किताब मुंबई के अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े मोड़ पर रोशनी डालती है, डी कंपनी की नींव। यहीं से दाऊद इब्राहिम कास्कर की कहानी असली अर्थों में शुरू होती है। दाऊद का जन्म डोंगरी में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। दाऊद आगे चलकर पुलिस और सिस्टम दोनों का दुश्मन बन गया। वो 1970 के दशक में अपराध की दुनिया में आया। पहले पठान गैंग से जुड़ा, फिर साबिर अपने भाई के साथ अपनी खुद की गैंग की शुरुआत की। दाऊद ने मुंबई के युवाओं को संगठित कर एक ऐसा गिरोह खड़ा किया जो करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे पुराने डॉन्स को चुनौती देने लगा। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर हमेशा उसे अपराध की दुनिया से दूर रखना चाहते थे। उन्होंने कई बार पुलिस स्टेशन बुलवाकर उसे पिटवाया भी, उसकी पिटाई भी करवाई, ताकि वो डरकर सुधर जाए। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। दाऊद और ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक होता गया। जब साबिर की हत्या हुई तो ये दाऊद की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। साबिर की हत्या 1981 में मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे ख़तरनाक गैंग वॉर का ट्रिगर बनी। ये हत्या पठान गैंग और दाऊद के बीच संघर्ष का परिणाम थी और उसने करीम लाला के पठानों से साबिर की मौत का बदला लेकर अपना नाम इस्टेब्लिश किया। इस घटना के बाद दाऊद ने अपने दुश्मनों को ख़त्म करना शुरू किया। पुलिस चाह कर भी दाऊद को रोक नहीं सकी, क्योंकि उसके पास पहले से ही नेताओं और अधिकारियों का प्रोटेक्शन था। दाऊद हमेशा खुद को एक माफिया की बजाय इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेटर कहलाना पसंद करता था। उसका स्टाइल, डीलिंग और नेटवर्क बहुत ही प्रोफेशनल था। फ़ोन टैपिंग से बचना, दुबई में अड्डा बनाना और ग्लोबल लॉजिक अपनाना, यहीं से डी कंपनी की नींव पड़ी। एक ऐसा गैंग जो बाद में भारत, पाकिस्तान और दुबई और यूरोप तक फैला। ये सिर्फ मुंबई अंडरवर्ल्ड नहीं था, ये एक ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट बनने जा रहा था। मुंबई का अंडरवर्ल्ड किसी घटना से नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे की कमजोरी से पैदा हुआ। गरीबी, तस्करी, पुलिस का भ्रष्टाचार, सब मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क बनने लगे। ये शुरुआत थी उस बॉम्बे माफिया की, जिसने आगे चलकर भारत की कानून व्यवस्था को भी चुनौती दी। अब साबिर की हत्या और पठान गैंग के खिलाफ खूनी बदला लेने के बाद दाऊद इब्राहिम मुंबई पुलिस और राइवल गैंग्स दोनों के निशाने पर आ चुका था। पुलिस की नज़रें उस पर और कड़ी होती जा रही थीं। इसी बीच दाऊद ने अपनी चाल चली और मुंबई छोड़कर दुबई भाग गया। दुबई उस दौर में सोने की तस्करी का गढ़ था। वहाँ से मुंबई तक माल भेजना आसान था।
दाऊद ने यहीं से अंतर्राष्ट्रीय स्मगलिंग नेटवर्क खड़ा किया और अपने गैंग को मुंबई से दुबई कनेक्ट कर दिया। अब डी कंपनी सिर्फ मुंबई की गलियों का गैंग नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट बन चुका था। दाऊद ने अपने दुबई को अपना नया ठिकाना बनाया, क्योंकि वहाँ भारत की पुलिस की पहुँच इतनी नहीं थी और तस्करी के लिए सबसे सुरक्षित रूट थे। दुबई में रहते हुए उसने हॉक्स बे, कराची और गल्फ देशों के नेटवर्क से जुड़कर हथियार और ड्रग्स का धंधा भी शुरू कर दिया। दुबई में दाऊद ने बॉलीवुड से अपने रिश्ते और मजबूत किए। सितारे उसकी पार्टियों में बुलाए जाते थे और कई फिल्में उसके पैसों से बनी। डी कंपनी का असर इतना बढ़ा कि वो भारत के बिजनेस, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स तक पर छा गया। दुबई में दाऊद ने खुद को एक बिजनेस टाइकून के रूप में पेश किया। वो बड़े होटलों में रहता था, सफ़ेद कपड़े पहनता था और सितारों व नेताओं के करीब रहता था। कहा जाता है कि 1980 और 90 के दशक में कई बड़े फिल्म निर्माताओं और अभिनेता दुबई में उसके मेहमान रहे। कई फिल्मों की फाइनेंसिंग उसी के पैसे से हुई। दुबई में दाऊद का नाम क्रिकेट मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी से भी जुड़ा। उसकी तस्वीरें कई बार शारजा क्रिकेट स्टेडियम की वीआईपी गैलरी में भी खींची गई। मुंबई में बैठे उसके गुर्गे वसूली और हत्या का काम देखते थे, जबकि दाऊद दुबई से पैसा और तस्करी का धंधा चलाता था। दुबई पहुंचकर दाऊद इब्राहिम ने मुंबई को फ़ोन से चलाना शुरू किया। उसका नाम अब सिर्फ डोंगरी या नागपाड़ा में नहीं, बल्कि भारत सरकार, इंटरपोल और इंटरनेशनल एजेंसीज की लिस्ट में आने लगा। यहीं से दाऊद की कहानी अपराध की दुनिया से निकलकर ग्लोबल टेरर और पॉलिटिक्स से जुड़ गई। बॉम्बे में दिसंबर 1992, जनवरी 1993 के दौरान हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद के दंगों ने शहर में गहरी कम्युनल दरारें पैदा कर दी थी। इसी माहौल का फ़ायदा उठाकर दाऊद और उसकी डी कंपनी ने आतंकी संगठनों से हाथ मिला लिया। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 सिलसिलेवार बम धमाके हुए। भारत का यह पहला ऑर्गेनाइज्ड अर्बन टेरर अटैक था, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे। इन धमाकों के पीछे सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और याकूब मेमन का नाम सामने आया। ये घटना दाऊद को हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन से ग्लोबल टेररिस्ट बना देती है। हमले की साजिश दुबई और कराची में रची गई थी, जहां दाऊद और टाइगर मेमन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से मदद ली। विस्फोटकों में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ। ये पहली बार था जब भारत में इतने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स का उपयोग किया गया था। इस हमले के बाद दाऊद को इंटरपोल और अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया। टाइगर मेमन, जो मुंबई का स्मगलर और डी कंपनी का मेंबर था, इस साजिश का मास्टरमाइंड था। उसने अपने घर माहिम में ही बम बनाने का ट्रायल कराया था। याकूब मेमन, जो टाइगर का भाई था, बाद में भारत लौटते समय पकड़ा गया। उसे भारत में ट्रायल कर फांसी दी गई। इन धमाकों के बाद पहली बार मुंबई जैसे बड़े शहर ने डर और खामोशी को महसूस किया। लोग कहते थे कि ये हमला सिर्फ बॉम्बे पर नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर था। 1993 में बम धमाकों के बाद भारत में दाऊद इब्राहिम की वापसी नामुमकिन थी। दुबई में भारत की एजेंसियों का दबाव बढ़ा और यूएई सरकार ने भी उसे अब खुलेआम पनाह देने को मना कर दिया था। यही वजह थी कि दाऊद ने दुबई छोड़कर कराची का रुख किया। कराची पहुंचकर दाऊद सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं रहा, अब वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का औजार बन चुका था। यहाँ से उसने भारत में आतंकी गतिविधियों को फंड करना, हथियार भेजना और हिंदुस्तान विरोधी ताकतों से गठजोड़ करना शुरू किया। कराची में दाऊद को आईएसआई ने न सिर्फ सुरक्षा दी, बल्कि आलीशान घर, गाड़ियाँ और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी दिया। दाऊद ने कराची से डी कंपनी का नया रूप तैयार किया। अब ये क्राइम प्लस टेरर सिंडिकेट था। मुंबई में बैठे उसके गुर्गे अब भी वसूली और हत्याएं करते थे, लेकिन दाऊद खुद आतंक और स्मगलिंग के धंधे से अरबों कमा रहा था। अमेरिका और भारत ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा उसकी मौजूदगी से इनकार किया।
कहा जाता है कि दाऊद कराची में क्लिफ्टन नाम के पॉश एरिया में एक बड़ी हवेली में रहता है, जहां उसकी सुरक्षा पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई खुद करती है। कराची में दाऊद ने कई बार अपनी पहचान बदलने की कोशिश की। कभी वो खुद को बिजनेसमैन बताता, तो कभी सोशल वर्कर। 1990 के दशक के अंत तक बॉलीवुड भी उससे कटने लगा। कई एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जिन्हें वो दुबई बुलाया करता था, अब कराची जाने से डरते थे। डी कंपनी अब सिर्फ सोना या ड्रग्स नहीं, बल्कि AK-47, RDX और हेरोइन की सप्लाई का नेटवर्क बन चुका था। अब आते हैं छोटा राजन की कहानी पर। छोटा राजन, जिसका नाम राजेंद्र निखल्य था, मुंबई के चेंबूर में पायरेटेड मूवी टिकट्स बेचने वाला लड़का था। धीरे धीरे वो दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। राजन अपनी वफादारी और निडरता के लिए मशहूर था। लेकिन 1993 बॉम्बे ब्लास्ट ने सब कुछ बदल दिया। राजन को लगा कि दाऊद ने भारत से गद्दारी की है। वो एक देशभक्त गुंडा बनना चाहता था या अपनी छवि बनाना चाहता था, जबकि दाऊद अब पूरी तरह पाकिस्तान और आईएसआई का मोहरा बन चुका था। इसी वजह से राजन ने डी कंपनी से नाता तोड़ लिया और अपनी अलग गैंग खड़ी कर दी। यहीं से शुरू हुई मुंबई की सबसे खून खराबे वाली गैंग वॉर, दाऊद बनाम राजन। छोटा राजन ने डी कंपनी छोड़ने के बाद दाऊद के खिलाफ खुला मोर्चा ले लिया। 1990 के दशक में मुंबई में दाऊद बनाम राजन की गैंगवार में सैकड़ों हत्याएं हुई। छोटा राजन को भारत की एजेंसियों का गुप्त समर्थन भी मिलने लगा, क्योंकि वो दाऊद और आईएसआई के खिलाफ था। दाऊद ने कई बार राजन की हत्या की कोशिश की। सन 2000 में दाऊद ने छोटा शकील को राजन को ख़त्म करने का काम सौंपा। बैंकॉक के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में उस पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन राजन छत से कूदकर बच निकला। ये घटना अंडरवर्ल्ड की सबसे मशहूर एस्केप स्टोरी में मानी जाती है। उसके बाद आता है नंबर अबू सलेम का। अबू सलेम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला था। शुरुआत में वो एक टैक्सी ड्राइवर का काम करता था, लेकिन मुंबई पहुंचकर जल्द ही अंडरवर्ल्ड से जुड़ गया। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी बोलने की आर्ट और नेटवर्किंग। दाऊद के गुर्गों में रहते हुए उसने एक नया बिजनेस मॉडल खोज निकाला, बॉलीवुड पर दबदबा बनाने का। अबू सलेम फिल्म प्रोड्यूसरों और एक्टर्स से ज़बरदस्ती पैसे वसूलने लगा। कई बार उसने बड़े सितारों को धमकाया और कई प्रोजेक्ट्स में खुद को पार्टनर बनाया। सबसे सनसनीखेज घटना थी गुलशन कुमार, टी सीरीज़ के मालिक की हत्या 1997 में। इस हत्या ने बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। अबू सलेम ने बॉलीवुड से करोड़ों की वसूली की और कई फिल्मों में फाइनेंसिंग के नाम पर ज़बरदस्ती पैसा लगाया। कई नामी एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को उसने खुलेआम धमकी दी। दाऊद और छोटा राजन की लड़ाई में सलेम ने शुरुआत में दाऊद का साथ दिया, लेकिन बाद में खुद भी इंडिपेंडेंट प्लेयर बनने की कोशिश की। इस दौर में लगभग हर बड़े प्रोजेक्ट पर डी कंपनी का पैसा लगा होता था। बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री पर उनका सीधा कंट्रोल था। अबू सलेम ने राइज होने के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी को एक नया मोड़ दिया। गुलशन कुमार मर्डर और बॉलीवुड कनेक्शन ने साबित कर दिया कि अंडरवर्ल्ड अब सिर्फ गलियों या बंदूकों में नहीं, बल्कि सिनेमा और गानों में भी, पिक्चरों में भी घुस चुका था। 1990 के दशक के अंत तक मुंबई अंडरवर्ल्ड पूरी तरह वायलेंस, गैंग वॉर और बॉलीवुड वसूली से भर चुका था। पुलिस ने महसूस किया कि ट्रेडिशनल तरीकों से, पारंपरिक तरीकों से इन गैंगस्टर्स को काबू में करना असंभव है। इसी समय मुंबई पुलिस के भीतर एक नई नस्ल के अफसर उभरे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इनमें सबसे मशहूर नाम थे प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर, दया नायक, प्रकाश कदम और रविंद्र आंग्रे। इन अफसरों ने मिलकर डी कंपनी, छोटा राजन और अबू सलेम जैसे गैंगस्टर्स के कई शूटरों को एक एक करके ख़त्म करना शुरू किया। 1990 और 2003 के बीच मुंबई पुलिस ने 300 से ज़्यादा एनकाउंटर किए, जिनमें कई कुख्यात डॉन और शार्प शूटर्स मारे गए। प्रदीप शर्मा और विजय सालस्कर जैसे अफसरों ने अकेले 70-80 हत्याओं को और हत्यारों को ढेर किया।
छोटा राजन और दाऊद दोनों के लिए ये दौर सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उनके शूटर्स एक एक करके ख़त्म होते गए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उन पर अब तक 56 जैसी बॉलीवुड की फिल्में भी बनने लगीं। मुंबई पुलिस का ये आक्रामक रवैया ही था जिसने अंडरवर्ल्ड की जड़ों को हिला दिया। पहली बार जनता को लगा कि पुलिस अपराधियों से एक कदम आगे है। हालांकि इन एनकाउंटर्स पर फर्जी मुठभेड़ों और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोप भी लगे। एनकाउंटर राज के दौर में मुंबई अंडरवर्ल्ड को तोड़ा और छोटे छोटे गैंग्स तक सीमित कर दिया। ये वो समय था जब डॉन का खौफ कम होने लगा और पुलिस को जनता की नज़रों में हीरो का दर्जा मिला। 1990 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में अंडरवर्ल्ड में कई छोटे बड़े खिलाड़ी भी उभरे। किताब में इनका भी जिक्र है। इनमें जैसे नाम थे अरुण गवली, जो मुंबई के भायखला से निकलकर राजनीतिक डॉन का रूप लिया था उसने। गवली ने अखिल भारतीय सेना पार्टी बनाकर चुनाव तक लड़ा। भायखला और दगड़ी चौल में गवली को लोग दादा कहते थे या डैडी कहते थे। वहाँ उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि पुलिस भी बिना अनुमति के अंदर नहीं जा पाती थी। गवली ने तो पार्टी बनाई, लेकिन दूसरे छोटे डॉन लोकल नेताओं के बाहुबल बन गए। अश्विन नाइक और कई लोगों ने लोकल स्तर पर अपना गैंग खड़ा किया, लेकिन कभी डी कंपनी जैसी पकड़ नहीं बना पाए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। पहले जहाँ ड्रग्स और वसूली होती थी, वहीं अब उनका ध्यान हवाला, शेयर बाज़ार, घोटाले और प्रॉपर्टी डीलिंग पर शिफ्ट हो गया। जहाँ 1980 और 90 के दशक में डॉन्स को लोग रॉबिन हुड समझते थे, वहीं 2000 के बाद उन्हें सिर्फ दहशतगर्द और दुश्मन माना जाने लगा। मुंबई का अंडरवर्ल्ड जो कभी सड़कों पर खुलेआम गोलियां चलाता था, अब राजनीति, रियल एस्टेट और छुपे हुए धंधों में कैद हो गया। दाऊद और शकील विदेशों में फंसे रहे, गवली जेल में और बाकी गैंग्स पुलिस की गोलियों में ख़त्म हो गए। दाऊद इब्राहिम का सफ़र डोंगरी से दुबई और पाकिस्तान तक पहुंचा और अंततः उसकी ये यात्रा मुंबई माफिया की गोलियों और खून वाली कहानी को आतंकवाद की बारूद और बम वाली कहानी में बदल देती है। और यहीं पर किताब डोंगरी टू दुबई ख़त्म होती है। मुंबई माफिया की 6 दशक की यात्रा, जिसमें डोंगरी की गलियों से लेकर दुबई की चमक और पाकिस्तान की अंधेरी गहराइयाँ तक शामिल है। इंटरेस्टिंग किताब है। कई कहानियाँ और ट्रिविया भी दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं समय निकाल कर। इसी तरह की एक और किताब मैंने पढ़ी है जिसका नाम है मैक माफिया। वो भी बहुत ज़बरदस्त किताब है। बताती है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे काम करता है, लेकर रशिया से इंडिया, दुबई कैसे इस तरह का स्मगलिंग रूट बना। मैक माफिया भी इस मामले में एक अच्छी किताब है। कभी मौका मिला तो उस पर भी बात करेंगे। आज का सारांश यहीं तक। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।